धनंजय चटर्जी फांसी और हेतल पारेख रेप तथा मर्डर केस। लगभग 22 साल पहले कोलकाता में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे लेकर ये मामला आज तक विवादों में है। लोगों में ये मुद्दा आज भी ऑनर किलिंग और बदले के बीच में झूल रहा है। हालांकि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट सभी ने धनंजय चटर्जी नाम के इस शख्स को इस मामले में आरोपी मानकर उसे फांसी की सजा भी दे दी। आमतौर पर देखा जाता है कि जब किसी मामले में आरोपी को सजा हो जाए और वो भी फांसी की सजा, तो वो केस वैसे भी रफा दफा हो जाता है, किंतु इस केस में इसके बिल्कुल विपरीत होता है। धनंजय की मौत के बाद कुछ मीडिया कर्मी और रिपोर्टर इस केस का गहनता से अध्ययन करते हैं तो उन्हें ये मामला ऑनर किलिंग का नजर आता है। तो क्या है इस रहस्यमयी घटना की पूरी सच्चाई? आखिर 22 साल बाद भी क्यों ये केस लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर अपार्टमेंट में रहने वाले 4 लोगों के परिवार की। इस परिवार में नागरदास पारेख, इनकी पत्नी यशोमती पारेख, दोनों का एक बेटा भावेश पारेख और एक बेटी हेतल पारेख। हेतल पारेख इस घर की सबसे छोटी सदस्य थी। घटना के समय हेतल की उम्र लगभग 16 साल थी। हेतल वॉलेंट गोल्ड स्मिथ स्कूल बाव बाजार में कक्षा 10वीं की छात्रा थी और सुबह से दोपहर 1 बजे तक ये स्कूल में रहती थी। इनके पिता और बड़े भाई सुबह 7 से रात 10 बजे तक अपनी कपड़े की दुकान पर रहते थे। हेतल की माँ एक गृहिणी थी। तो ये थी पारेख परिवार के सभी सदस्यों की दिनचर्या। अब चलते हैं इस कहानी के दूसरे किरदार धनंजय चटर्जी की तरफ। घटना से 9 महीने पहले ही धनंजय की शादी पूर्णिमा नाम की लड़की से हुई थी, जो कि आंगनबाड़ी में कार्य करता थी। किंतु धनंजय ने अपनी होने वाली पत्नी से झूठ बोला कि वह भारतीय सेना में जवान है। किंतु धनंजय भवानीपुर के उसी अपार्टमेंट में गार्ड की नौकरी कर रहा था जिस अपार्टमेंट में पारेख फैमिली रहती थी। पूर्णिमा को अपने पति की सच्चाई शादी के बाद पता चली, पर अब कुछ हो भी नहीं सकता था क्योंकि शादी तो हो चुकी थी। कुछ दिन की नाराजगी के बाद इनकी जिंदगी की गाड़ी भी पटरी पर आ गई। धनंजय ने इस अपार्टमेंट में लगभग 3 साल तक सुरक्षा गार्ड की नौकरी की थी। ये साल 1987 में इस एजेंसी से जुड़े थे। तो बात है 1 मार्च 1990 की। इस दिन हेतल पारेख अपने 10वीं का एग्जाम देने घर से स्कूल जाती है, मगर जब हेतल घर वापस आती है तो बिल्डिंग के गेट पर उसकी मुलाकात धनंजय से होती है। उस वक्त धनंजय हेतल को कुछ गंदे इशारे करता है और धनंजय की ये हरकत हेतल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो हेतल धनंजय की इस हरकत के बारे में अपनी माँ यशोमती को बताती है, किंतु उस दिन यशोमती इस बात पर गौर नहीं करती है। 3 मार्च को फिर से हेतल का एग्जाम था। इस दिन फिर से हेतल एग्जाम देने स्कूल जाती है और 1 बजे घर लौटती है। आज फिर घर लौटने पर हेतल अपनी माँ यशोमती को बताती है कि बिल्डिंग के सुरक्षा गार्ड ने आज फिर से उसे गलत तरीके से फिल्म देखने की बात कही। इस बात पर हेतल की माँ यशोमती भड़क गई। इस वक्त दिन के 2 बजे थे। यशोमती अपने पति को फोन करके कुछ देर के लिए घर बुलाती है। करीब 2:30 बजे तक हेतल के पिता घर पहुंचते हैं। घर आने के बाद यशोमती सारी बात नागरदास को बताती है। इस बात से नागरदास काफी नाराज हो जाते हैं और तुरंत ही धनंजय की सोसाइटी कमेटी से कंप्लेन कर देते हैं। जब ये मुद्दा सोसाइटी कमेटी में डिस्कस किया जाता है तो सभी मेंबर की यही राय थी कि इस बिल्डिंग के सुरक्षा पद से धनंजय को हटा दिया जाए।
जिसके बाद 4 मार्च को ही सोसाइटी कमेटी सुरक्षा एजेंसी से बात करती है और धनंजय का कहीं और ट्रांसफर कर देती है। ड्यूटी के मुताबिक अब धनंजय को किसी और सोसाइटी में जाना था और दूसरे सुरक्षा गार्ड को भवानीपुर अपार्टमेंट में आना था। अब 5 मार्च 1990 का दिन शुरू होता है। सुबह की 6 बजे धनंजय भवानीपुर अपार्टमेंट में अपनी ड्यूटी पर पहुंचता है, जबकि आज तो उसे कहीं और अपनी ड्यूटी देनी थी। खैर, नागरदास और उनका बेटा भावेश सुबह अपने काम पर निकल जाते हैं। 7 बजे हेतल भी स्कूल के लिए निकल जाती है। अब घर पर केवल यशोमती थी। दिन के 1 बजे हेतल घर आती है। सुबह से लेकर दोपहर तक सब कुछ ठीक था। सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी का समय भी 2 बजे खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाती है, मगर उस दिन धनंजय गार्ड रूम में अपने कपड़े बदलकर वहीं पर सो जाते हैं। लगभग शाम के 5 बजे यशोमती रोज की तरह पास के मंदिर जाती है। अगर हम उस वक्त एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो उस वक्त 5:20 हो रहा था और धनंजय ने यशोमती को मंदिर जाते हुए देखा। जिसके बाद धनंजय नाइट शिफ्ट के गार्ड को बोलते हैं कि उसे इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर जाना है। जब ड्यूटी पर मौजूद गार्ड धनंजय से ऊपर जाने का कारण पूछता है तो धनंजय कहता है उसे बिल्डिंग के सेक्रेटरी से अपने ट्रांसफर को लेकर कुछ बात करनी है। आपको बता दें कि हेतल पारिक का घर भी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर था। धनंजय 5:21 पर लिफ्ट से बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर जाता है। इस बीच शाम के 5:40 पर जिस एजेंसी के लिए धनंजय काम करता है उसका मैनेजर भवानीपुर अपार्टमेंट आ जाता है, क्योंकि आज उसने नए गार्ड को ड्यूटी पर भेजा था। उसी बारे में मैनेजर को कुछ जानकारी हासिल करनी थी, लेकिन वहां आकर मैनेजर को पता चलता है कि आज धनंजय ही उस बिल्डिंग में नौकरी पर आया था और इस समय वो 3rd फ्लोर पर मौजूद है। तो मैनेजर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड को धनंजय को बुलाने की कहते हैं, तो वो गार्ड धनंजय को नीचे से आवाज लगाता है। आवाज देते ही तुरंत ही ऊपर की खिड़की से धनंजय बाहर झांकता है। मैनेजर धनंजय को नीचे आने का इशारा करता है और 5:45 पर धनंजय नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद मैनेजर धनंजय से ड्यूटी के बारे में कुछ बातचीत करता है। इस बात पर धनंजय कहता है कि वह कुछ दिनों में अपनी नई ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। इसके बाद मैनेजर तथा धनंजय बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। अब तक शाम के 6 बज चुके थे। यशोमती बहन भी मंदिर से बिल्डिंग में पहुंच जाती है। इसके बाद ये लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर जाती है और अपने घर का दरवाजा खटखटाती है, मगर उस दिन हेतल दरवाजा नहीं खोलती। उस दिन घर का दरवाजा खटखटाना, हेतल को आवाज लगाना और डोर बेल बजाना कुछ भी काम नहीं आ रहा था। बिल्डिंग में हुए इस शोर शराबे को सुनकर बिल्डिंग के सभी लोग यशोमती बहन के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। इन लोगों में पड़ोसी तथा सर्वेंट दोनों ही मौजूद थे। जब दरवाजा नहीं खुलता तो यहाँ मौजूद लोगों में से कुछ लोग उस दरवाजे को तोड़ देते हैं, जिसके बाद यशोमती बहन घर के अंदर जाती है। घर के अंदर का सामान बिखरा पड़ा था। जब यशोमती बहन अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए उसके कमरे में जाती है तो उनकी चीख निकल जाती है, क्योंकि हेतल खून में लथपथ हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके बाद यशोमती टेलीफोन के जरिए अपने पति नागरदास को घटना की जानकारी देती है, जिसके बाद नागरदास कुछ वक्त में ही घर पर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे ये खबर पूरी बिल्डिंग में फैल गई, जिससे लोगों का आना जाना शुरू हो गया और रात के 9 बजे पुलिस को फोन पर इस घटना की सूचना दी जाती है। इसके बाद पुलिस भवानीपुर अपार्टमेंट पहुंचती है। पहले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को उस घर में एक क्रीम कलर का बटन मिलता है तथा गले की एक चेन मिलती है। इनके अलावा पुलिस को खून के सैंपल और फटे हुए कपड़े भी उस घर से बरामद होते हैं।
गले की चेन को देखकर वहां मौजूद एक सर्वेंट कहता है कि ये चेन उसकी है। दरवाजा तोड़ने के दौरान शायद गिर गई होगी, लेकिन पुलिस उसे भी अपने पास रख लेती है। 6 मार्च को पुलिस लोगों से पूछताछ करती है। हेतल के पिता पुलिस पूछताछ में धनंजय पर शक जाहिर करते हुए उसके बारे में सारी जानकारी देते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि 5 मार्च को उसे कहीं और रिपोर्ट करना था, मगर उस दिन वो उनकी बेटी से बदला लेने के लिए इस बिल्डिंग में आया। जो कहानी नागरदास द्वारा पुलिस को बताई जाती है, वही कहानी यशोमती बहन भी पुलिस को बताती है। इसके साथ ही यशोमती बहन ये भी बताती है कि लिफ्ट मैन ने उन्हें बताया था कि धनंजय को उन्होंने 3rd फ्लोर पर जाते हुए देखा। इसके साथ वो ये भी बताती है कि उनके घर से एक घड़ी गायब है, जो कि धनंजय ने चुरा ली होगी। लेकिन पुलिस जब लिफ्ट मैन से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि उसने 5:45 पर धनंजय को लिफ्ट से नीचे आते देखा। जब वो ऊपर गया उस वक्त वो वॉशरूम में था। तो अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये थी कि हेतल की माँ झूठ क्यों बोल रही थी कि लिफ्ट मैन ने धनंजय को ऊपर जाते देखा। अब पुलिस उस सुरक्षा गार्ड से पूछताछ करती है जो उस दिन ड्यूटी पर था। तो वो बताता है कि धनंजय 5:21 पर बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मिलने की बात कहकर 3rd फ्लोर पर गया था और 5:45 पर आवाज लगाने पर नीचे आ गया, क्योंकि मैनेजर को उससे कुछ बात करनी थी। अब पुलिस सुरक्षा एजेंसी के उस मैनेजर को भवानी अपार्टमेंट बुलाती है। तो वो बताता है कि 5 मार्च को धनंजय को कहीं और रिपोर्ट करना था, मगर धनंजय ने बताया कि उसके कुछ निजी कारणों के चलते वो 2-4 दिन बाद नई जगह पर रिपोर्ट करेगा। बिल्डिंग के सभी लोगों से पूछताछ कर ली गई। दूसरी और एक टीम धनंजय को ढूंढ रही थी। अब तक हेतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसमें पता चला कि हेतल के शरीर पर कुल मिलाकर चाकू से 21 वार किए गए थे, लेकिन मौत की वजह दम घुटना था, क्योंकि हेतल को गला दबाकर मारा गया था। इसके साथ ही डॉक्टर इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि मौत से पहले हेतल के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे। 5 मार्च को हेतल की हत्या हुई थी और 12 मई 1990 को पुलिस धनंजय को उसके गांव से गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि पूरे 2 महीने बाद धनंजय की गिरफ्तारी की गई थी। धनंजय की गिरफ्तारी के साथ ही उसके घर की तलाशी भी ली जाती है, तो घटना के वक्त पहने हुए कपड़े तथा वो घड़ी भी मिल जाती है जो हेतल के घर से गायब थी। अब इतना सब सुनने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि हेतल का कातिल धनंजय ही है, क्योंकि सारे सबूत और गवाह उसकी तरफ ही इशारा कर रहे थे। यही बात लोगों के मुंह पर थी, मीडिया तथा न्यूज़पेपर में छप रही थी। सबको लगने लगा कि धनंजय ने हेतल का दुष्कर्म किया और उसका खून कर दिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे और धनंजय के लिए फांसी की मांग होने लगी, जिसके बाद इस मामले को कोलकाता के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। धनंजय के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाती है, जिसमें कत्ल और चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। चोरी इसीलिए क्योंकि उसने हेतल के घर से वो घड़ी चुराई थी। पुलिस को घटना स्थल से जो भी एविडेंस मिले थे, उनमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था जो सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि कर दे कि कातिल धनंजय ही है। इस घटना के जो भी गवाह थे, उनमें से किसी ने भी धनंजय को हेतल के घर पर आते या जाते नहीं देखा था। क्राइम सीन से जो चेन मिली वो भी सर्वेंट की थी और जो बटन मिला वो धनंजय की शर्ट से मैच किया गया, लेकिन फॉरेंसिक टीम भी कंफ्यूज थी कि ये बटन उस शर्ट का है या नहीं। अब अलीपुर सेशन कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू होती है। इस घटना से संबंधित जितने भी गवाह थे, उन्होंने 5 मार्च को पुलिस को जो भी बयान दिया, ये लोग इस बयान से बदल जाते हैं। वो सर्वेंट कहता है कि वो चेन
उसी की थी, लेकिन उसने वो चेन धनंजय को गिफ्ट दे दी थी। बाकी मौजूद गवाह ने भी अपनी कहानी ऐसे सुनाई जैसे उन्हें पूरा विश्वास हो कि ये कांड धनंजय ने ही किया है। पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट इन गवाहों के आधार पर ही तैयार की थी, लेकिन दूसरी तरफ धनंजय बार बार कहता रहा कि उसका इन सब में कोई हाथ नहीं है। उस दिन वो दूसरी जगह ड्यूटी पर इसलिए नहीं गया क्योंकि उस दिन उसे अपने गांव जाना था, क्योंकि उसके भाई के लड़के का जनेऊ संस्कार था और उसके गांव की बस रात के 11 बजे की थी। इसीलिए उस दिन वह भवानीपुर अपार्टमेंट में ही रुक गया था, जिसके बाद शाम 6 बजे बिल्डिंग से निकलने के बाद वह मूवी देखने गया और रात 11 बजे अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन कोर्ट धनंजय की किसी बात पर यकीन नहीं करती है और सेशन कोर्ट धनंजय को फांसी की सजा सुना देती है, जिसके बाद ये मामला कोलकाता के हाई कोर्ट में जाता है। यहाँ पर भी धनंजय को फांसी की सजा दे दी जाती है, जिसके बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए एक सुरक्षा गार्ड के पद पर होने के बावजूद इस घिनौने कृत्य की सजा फांसी सुनाती है। लेकिन धनंजय आखिर तक यही कहता रहा कि उसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है, वह कत्ल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर उसके इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने धनंजय की फांसी की तारीख 25 जून 2004 तय की, मगर 24 जून की शाम को धनंजय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेज दी, जिस वजह से धनंजय की फांसी रुक गई। मगर कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति ने भी इस दया याचिका को खारिज कर दिया। जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी 16 साल की लड़की का रेप और उसकी हत्या जैसा संगीन अपराध किया हो तो उस पर दया नहीं दिखाई जाती। दया याचिका खारिज होने के बाद नए सिरे से धनंजय की फांसी की तारीख, टाइम और जगह सुनिश्चित की गई। तो तारीख थी 15 अगस्त 2004, टाइम था सुबह की 4:30 और जगह थी अलीपुर सेंट्रल जेल। जब धनंजय के परिवार और बाहर लोगों को धनंजय की फांसी की तारीख पता चली तो कुछ लोग थे जो अभी भी धनंजय को बेकसूर मान रहे थे और ह्यूमन राइट्स के वो लोग प्रदर्शन पर उतर आए थे। मगर इस प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं होता है। कहते हैं कि अगर 100 दोषी सजा से बच भी जाए तो कोई बात नहीं, मगर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। खैर, अब 15 अगस्त की सुबह होती है। 3 से 4 बजे के बीच धनंजय को जेल के स्टाफ उठाते हैं। इन्हें नहलाया धुलाया जाता है। धनंजय के लिए नए कपड़े भी लाए जाते हैं। इन्हें नहलाकर नए कपड़े दिए जाते हैं। इसके बाद पुलिस वाले इन्हें फांसी वाली जगह पर लेकर जाते हैं। जब पुलिसकर्मी इन्हें लेकर जाते हैं, उस वक्त ये पुलिस ऑफिसर से पूछता है, क्या मेरे मरने के बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे की जाएगी? क्या इस हत्या का असली आरोपी कभी पकड़ा जाएगा या मेरे मरने के बाद इस केस को बंद कर दिया जाएगा? पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं बोलते हैं। अब ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फांसी होनी थी। पुलिस अपना सारा काम निपटा लेती है। यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद थे। अब धनंजय को जल्लाद के हाथों में सौंप दिया जाता है। इस जल्लाद का नाम था नाता मलिक। घटना के समय ये 84 साल के थे। इन्होंने करीब 25 लोगों को फांसी दी थी। धनंजय उनके लिए आखिरी था। इसके बाद ये अपने गांव जाकर चना मूंगफली बेचने का काम करने वाले थे। फांसी होने के 2 मिनट पहले धनंजय ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि वो बेकसूर है, उसे इस केस में फंसाया गया था और वो गरीब है, इसीलिए अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। जिसके बाद 4:30 बजे धनंजय को फांसी दे दी गई। कुछ मिनट बाद डॉक्टर धनंजय की बॉडी के पास जाते हैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि धनंजय मर गया है या जिंदा है। डॉक्टर के कंफर्म करने के बाद धनंजय की बॉडी को फंदे से नीचे उतारा जाता है। धनंजय की लाश को लेने के लिए उसके घर से कोई भी नहीं आया था, जिसके बाद पुलिस ने ही धनंजय की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया।
इसके बाद ये केस बंद हो गया और अब सभी लोगों को शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सभी लोग इस केस को पीड़ित के एंगल से देख रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सोच रहे थे कि क्यों ना इस केस को धनंजय के एंगल से देखा जाए। जिसके बाद कुछ पत्रकार और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्टूडेंट सामने आते हैं और इस केस की डीप स्टडी की जाती है। इनके स्टडी के बाद कुछ पॉइंट निकलकर सामने आते हैं। वो पॉइंट कुछ इस तरह है। तो सबसे पहला पॉइंट, धनंजय ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि 5 मार्च को वो 3rd फ्लोर पर गया तो था, मगर हेतल के घर की तरफ नहीं गया। दूसरा पॉइंट, धनंजय ने 3 सालों में हेतल के साथ या फिर बिल्डिंग की किसी भी महिला या लड़के के साथ कभी बदतमीजी नहीं की थी। ये अपने काम से काम रखता था। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि हेतल को गार्ड से प्रॉब्लम थी, तो उस दिन उसने दरवाज़ा क्यों खोला? अगर दरवाज़ा खोला भी हो तो घटना के वक्त वो दरवाज़ा अंदर से कैसे लॉक हुआ? या तो उस दरवाजे को बाहर से बंद किया गया था, मगर उसके लिए घर की चाबी की ज़रूरत थी। तीसरा और सबसे अहम पॉइंट, 5:25 से 5:45 के बीच इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। देखा जाए तो धनंजय के पास केवल 20 मिनट थे इस घटना को अंजाम देने के लिए। इन 20 मिनट में धनंजय नीचे से ऊपर गया, हेतल का रेप भी किया, गला घोंटकर उसकी हत्या भी की और चाकुओं से 21 वार किए। इसके बाद उसने अपने कपड़े बदले। नीचे से आवाज आने पर वो तुरंत नीचे आ गया, मगर देखा जाए तो 20 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम देना नामुमकिन था। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शारीरिक संबंध की बात मेंशन की गई थी, किंतु ये दुष्कर्म था डॉक्टर को नहीं लगता है, क्योंकि दुष्कर्म में जो इंजरी होती है वो हेतल को नहीं थी। इसका मतलब ये था कि हेतल ने अपनी मर्जी से ये संबंध बनाए थे, मगर लोगों ने ये मान लिया कि धनंजय ने दुष्कर्म किया था, जबकि डॉक्टर ने कभी भी इस बात की पुष्टि नहीं की और ना ही कोर्ट में इस चीज को लेकर बहस हुई थी। स्टडी का चौथा पॉइंट, हेतल के नाखून में दूसरे के खून और चमड़ी के अंश मिले थे, लेकिन उनके डीएनए धनंजय के डीएनए से मैच नहीं हुए थे। धनंजय का उस घर में होने का कोई सबूत या फिंगरप्रिंट नहीं मिला। डॉक्टर ने धनंजय के शरीर की जांच की। इसके शरीर पर भी किसी तरह की कोई खरोच या चोट के निशान नहीं थे, जबकि हेतल के नाखून में खून और स्किन मिली थी। पांचवा पॉइंट, जब धनंजय के पास चोरी की घड़ी मिली जिसे हेतल के माँ बाप को दिखाया गया, तो वो पहचान गए कि ये घड़ी उन्हीं की है जिस दुकान से इन्होंने इस घड़ी को खरीदा था। पुलिस उस दुकान पर जाती है, उस घड़ी के बिल की कॉपी को चेक करती है। इस बिल में खरीदी गई घड़ी का सीरियल नंबर मिला था, मगर ये उस घड़ी से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब ये घड़ी धनंजय की खुद की थी। जब पुलिस को ये घड़ी मिली थी तो यशोमती बहन बार बार घड़ी की मांग कर रही थी, मगर पुलिस ने इन्हें वो घड़ी नहीं दी थी। छठा और आखिरी पॉइंट, जब हेतल केस की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, तब यशोमती बहन कभी कोर्ट में सुनवाई में आती थी और कभी नहीं आती थी। कोर्ट की सुनवाई के दौरान पारिक परिवार अपना घर कारोबार छोड़कर मुंबई जाकर रहने लगे। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? इस घटना से संबंधित आखिरी बात ये थी कि कत्ल के बाद माँ बेटी की बॉडी को लेकर लिफ्ट से नीचे आती है, मगर लिफ्ट में निजी डॉक्टर हेतल को मृत घोषित कर देते हैं, जिसके बाद हेतल को वापस उसके अपार्टमेंट में ले जाया जाता है। हत्या का पता परिवार को 6 बजे चल चुका था, मगर इसकी सूचना पुलिस को रात के 9 बजे दी जाती है। अब तक घर में मौजूद आधे सबूत तो मिट और नष्ट हो चुके थे, क्योंकि लगातार लोगों की आवाजाही जारी थी। इस केस में एक बात ये भी सामने आई
कि जिन लोगों ने कोर्ट में धनंजय के खिलाफ गवाही दी थी वो लोग धनंजय से चिढ़ते थे क्योंकि धनंजय ने उनकी शिकायत कई बार सोसाइटी की कमेटी से की थी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक